ये सीन ध्यान से देखो और ये गैस करो कि जॉन अब्राहम का ये हाल कैसे हो गया है। इसके मुंह पे टेप लगा हुआ है, चेहरे पे 12 बजाए, ऊपर से बाबू भैया क्या धमकी दिए जा रहा है। वैसे मैं समझाने की ट्राई तो करूंगा, पर पता नहीं आप लोग को समझ आएगा कि नहीं, क्योंकि नो स्मोकिंग इंडिया की सबसे कंफ्यूजिंग और बेस्ट सरियल फिल्म है, जिसे अगर देख लोगे एक बार तो एंड तक तो तुमको भी कई हॉलीवुड फिल्म इसके आगे सिंपल लगने लगेगी। ये देख के तो नोलन के भी दिमाग का झोपड़ा हो जाएगा। तो आज पता करते हैं कि क्या सच में ये इतनी डार्क है। फिल्म की स्टोरी एकदम सिंपल है। लीड कैरेक्टर के, जिसको सिगरेट की बहुत गंदी आदत लग चुकी है, उसकी पूरी लाइफ झंड हो गई है इसी चीज के वजह से, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसकी वाइफ और दोस्त मिलके उसकी सिगरेट छुड़ाने के लिए उसे बंगाली बाबा के पास भेजते हैं, जो है परेश रावल, और उसके बाद वो ऐसी ऐसी चीज करता है कि सिगरेट तो क्या दुनिया छोड़ने की नौबत आ जाती है। ये स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी क्विटर्स इंक पे बेस्ड है, जिसके ऊपर पहले भी कैट्स आई नाम की एक पिक्चर बनी थी, जो इतनी सरियल नहीं थी। कश्यप ने तो सीधा डेविड लिंच का स्टाइल ले लिया, चेला बन गया उसका। स्टोरी तो इस फिल्म की बहुत सिंपल है, पर फिल्म मेकिंग स्टाइल देखो, दिमाग घूम जाएगा। फिल्म का स्टार्ट एकदम अचानक से हो जाता है। साइबेरिया का ये एक शॉट दिखाया है, वो भी कम से कम 20-30 सेकंड तक कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद अपने हीरो की जब एंट्री होती है, वो भी कोई हीरो जैसे नहीं होती है, अचानक से कर दिया है, सीधे स्टोरी के बीच में फेंक दिया है हम लोगों को। और कुछ पता चले ना चले, ये जरूर समझ में आता है कि कश्यप ने ये फिल्म नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनाई है, बहुत अलग बनाई है। ये सब काफी नहीं था, और इस सीन का एंडिंग कैसे किया, गार्ड्स आने लगते हैं और जॉन अब्राहम को सीधा उड़ा दिया। फिर वो कहाँ उठता है, अपने ही बाथटब में। बताओ, ये फिल्म आई थी 2007 में, जब ओम शांति ओम, वेलकम, तारे जमी पर जैसी फिल्म ऑडियंस देख रही थी। तो ऐसी ऑडियंस के अखरोट जैसे दिमाग पे तो ये फिल्म का बोझ कैसे झेल पाते। And I read it and I said, Anurag, you know na that this is very different. हाँ. And I don't know how many people are going to get this. पहले भी समझ में नहीं आई, अभी भी समझ में नहीं आ रही। आज रिलीज कर दो तो भी गारंटी है कि कोई इस फिल्म को अच्छे से समझ नहीं सकता। वैसे कश्यप ने ये भी कहा था, एक बार में अगर समझ लियो तो आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। पहले आधे घंटे तक तो ये फिल्म फिर भी नॉर्मल चलती रहती है, तुम लोग समझ लोगे, इतना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। असली खेल तो होता है जब ये बाबा बंगाली के पास जाता है, वहां से ये फिल्म पूरी सरियल बनने लग जाती है। इसका एंट्री सीन ही कितना अजीब रखा है। इस कबाड़ी वाले के पास क्या मिलता है, ये स्कैनर, और फिर भी कितना धीरे धीरे करके इसे नीचे जाना पड़ता है। सेट डिजाइन से लेके लाइटिंग, हर चीज ये बता रही है कि ये पक्का कोई बड़े मुसीबत में फंसने वाला है, फिर भी ये जाते रहता है। फिर जब वहां पहुंचता है, तब इसे समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल सिगरेट छुड़ाने वाली जगह नहीं है, मार मार के सुट्टे छुड़ाएंगे। पहली सिगरेट पी इसने तो इसके भाई को गैस चेंबर में बंद करने की धमकी, दूसरे के बाद इसकी ही 2 उंगली काट देंगे, फिर तीसरे पे इसकी पत्नी को उड़ा देंगे। ऐसे ही कर करके नॉर्मल सी धमकी मिलती रहती है बेचारे को। ऊपर से इससे ले लेते हैं IIT की फीस। मेरा दिमाग खराब हो गया ना। पैसे बांटने के लिए रखे ना मैंने 21 लाख। बार बार 21 बोलने से 20 नहीं हो जाएंगे, वो 21 ही रहेंगे। ये तो बस स्टार्ट है, आगे इस फिल्म का लेवल और बढ़ते जाता है, ये सन की होते जाती है। और इसे इतना एटमॉस्फेरिक, सरियल और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए कश्यप ने क्या क्या झेला है। I was exhausted. This was after like when my films had stuck. एक भाई ग्रह ठीक नहीं है, ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये घर का कोना बदलो, मैं सब करने को तैयार था। ऐसी फिल्म बनाने के लिए पैसा, टैलेंट और क्रिएटिविटी से ज्यादा चाहिए सनक, पागलपन और फ्रस्ट्रेशन। कश्यप के पास उस टाइम पे ये सब पूरी तरीके से था। उसकी 5 सेंसर बोर्ड ने अटका दी थी और ब्लैक फ्राइडे बहुत डिले हो गई थी, तो कश्यप को ये समझ में आ गया कि अब उसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। वो मार्केट को देख के या इस तरीके से फिल्म नहीं बनाएगा, उसे जैसी फिल्म बनानी है वैसे ही बनाएगा, क्योंकि एंड में ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाएगा, पिक्चर नहीं रिलीज होगी। पर उसे लगा था कि उसकी पिक्चर उसके हिसाब से ही बननी चाहिए। I've never been insecure about anything. I've never been insecure about credits. I've never been insecure about anything. I've been insecure about losing my voice. तो उसने ऐसी कुछ चीजें की जो करियर में फिर कभी नहीं की। इसका विजुअल स्टाइल एक बार आप देख लो, पूरी तरीके से कश्यप के फिल्मोग्राफी से अलग दिखती है। ये इतनी स्टाइलिश दिखती है कि आजकल की फिल्म भी इसके सामने फेल हो जाए। और जॉन खुद इतना स्टाइलिश कभी नहीं दिखा जितना इस फिल्म में लग रहा है। एक चीज ये भी नोटिस करो कि इस फिल्म में ब्लू कलर बहुत ज्यादा यूज हुआ है, लगभग हर फ्रेम में आप लोग को दिख जाएगा। पर जब भी इसमें परेश रावल के पास जाता है, उस पार्ट को छोड़कर लगभग हर सीन में आप देखोगे ब्लू कलर कहीं ना कहीं यूज हुआ है। मैं जानता हूँ इसका कुछ डीप मीनिंग जरूर होगा स्टोरी में, जो मुझे तो अभी समझ नहीं आया। शायद मेरे घर पे स्पेशल चाय पत्ती लेने के बाद समझ आ जाए। Tight, yeah. Blue, yellow, pink.
Whatever, man. Just keep bringing me that. और किसी ने नोटिस किया है कि नहीं, पर इस फिल्म में भर भर के कंटिन्यूअस शॉट है। वसेपुर के बाद कश्यप ने सबसे ज्यादा इसमें ही रखे हैं। ओपनिंग सीन से ही स्टार्ट हो जाता है, जो क्रेडिट दिखा रहे हैं ये भी पूरा कंटिन्यूअस शॉट है। और सबसे इंटरेस्टिंग एक बीच में ये सीन आता है, आप लोग खुद ध्यान देना। बीच में ये लगभग 2.5 मिनट का कंटिन्यूअस सीन आता है, जो इतने स्मूथली चलता है किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऊपर से इस सीन में इस एक एक्टर से 3 कैरेक्टर करवा लिए, कॉस्ट्यूम चेंज करवा के, वो भी बिना कोई एडिटिंग, CGI से। ये पूरा कंटिन्यूअस सीन था। हॉलीवुड वालों की भी हालत टाइट हो जाती है, कश्यप ने तब कर लिया था। ये सीन जिसमें जॉन पे कैमरा फिट कर दिया है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना कंफ्यूज है। उसका कंफ्यूजन हम लोग को विजुअली दिख रहा है। इसलिए इस फिल्म में जितने भी विजुअल ट्रिक किए हैं कोई भी फेक नहीं लगते, क्योंकि हर एक चीज स्टोरी को सर्व कर रहा है। ये सब चीज के वजह से ये फिल्म इतनी मॉडर्न लगती है। कोई भी सीन देख लोगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये 2007 में आई थी। विजुअल से भी मॉडर्न था इसका म्यूजिक। उस टाइम पर जैज रख दिया था कश्यप ने, और उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है विशाल भारद्वाज को। कोई आइटम नंबर नहीं था, प्रमोशन लायक गाने नहीं थे, और ऊपर से सारे गाने पिक्चर में चलते रहते। प्रोड्यूसर की फट गई कि इसको प्रमोट कैसे करेंगे, तो उनको खुश करने के लिए एक गाना रख दिया। वैसे भी ये एल्बम किसी को ज्यादा याद नहीं होगा, और कैसे याद रहेगा जब उसी साल ऐसा मास्टरपीस रिलीज हुआ था। संगीत सिखाने के लिए नहीं जाते थे, संगीत सीखने के लिए, उस माहौल का मजा लेने के लिए, अपने इनपुट से लिए जाते थे। इसके थीम और कैरेक्टर जो असली में हमारे दिमाग का झोपड़ा कर देते हैं। इसकी स्टोरी सुन के तो कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म लगेगी, देखने बैठोगे तब समझ आएगा कि साइकोलॉजिकल ड्रामा सरियल फिल्म है। कश्यप जो आज इंडिया के टेरेंटिनो और स्कॉर्सेसी के नाम से फेमस है, इसने स्टार्ट किया था इंडिया का डेविड लिंच बनकर। कई सारी चीज डेविड लिंच के जैसे इस फिल्म में थी, जैसे बहुत अजीब अजीब कैरेक्टर जो देवडी, रमन राघव, ये सब फिल्म में भी इसने कंटिन्यू किया था। ये सब करने में इसे बहुत मजा आता है। देवडी में देखो डांस ग्रुप को रख दिया था, वैसा ही मनमर्जिया में भी बीच बीच में दिखा दिया। मेरे हिसाब से तो अगर ये नो स्मोकिंग जैसा ही स्टाइल पकड़ के रखता तो इंडिया का सबसे यूनिक डायरेक्टर बन जाता। पर मैं भी क्या बोलूं, जब ये पिक्चर इतनी गंदी फ्लॉप हुई तो कौन इसको बोल सकता है। आफ्टर नो स्मोकिंग आई नेवर लर्न दैट लेसन कि मैं नो स्मोकिंग दोबारा नहीं बनाऊंगा। अगर बनाऊंगा कभी दोबारा तो नुकसान अगर होना होगा तो मेरा होगा, किसी और का नहीं होगा। इसका एक और इंस्पिरेशन है काफका। जिसे नहीं पता है बता दूं, फ्रांस काफका बहुत बड़ा राइटर है, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया है। उसकी स्टोरी का हीरो हमेशा अपनी डेली लाइफ जीने से तंग आ जाता है, इसलिए आती जाती भाभियों पे नजर रखता है और फिल्म रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे डालता है। कौन सी स्क्रिप्ट पकड़ा दी? अरे ये है कि उसके कैरेक्टर को दुनिया अजीब लगती है और आसपास वालों को नॉर्मल लगती है। इसलिए तो जॉन को भी ये फिल्म समझ में नहीं आई थी। Came to my house and he narrated some story and he said, "How did you like it?" I said, "इतनी बकवास स्टोरी है." And he started laughing. और इंडिया में चिग्मा कैरेक्टर की स्टार्ट ये फिल्म ने की थी। Why isn't it possible? It's just not. अब बात करते हैं इसके एंडिंग के बारे में, जो इस फिल्म का सबसे डार्क और कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो अपने पैंट का नाड़ा कस के बांध लो, क्योंकि फट जाने वाली है तुम लोग की। तो इसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, वहाँ ये पानी में गिरता है, फिर उसके बाद अपने टब से निकलता है, वहाँ बैठ के ये बुक पढ़ता है, फिर न्यू ईयर पार्टी में जाता है। भीड़ में जाने के बाद ये चूहा बन जाता है, उसके बाद ये वापस से फिल्म के स्टार्ट में जाता है, इस बार ये टब में कूद जाता है, और उसके बाद कहाँ निकलता है इसके बाद मुझे भी इतना समझ नहीं आया। बस ये पता है कि एंडिंग में इसकी दोनों उंगली कट जाती है। ये एंडिंग समझ आए ना आए, मुझे उससे लेना देना नहीं था, बहुत मजा आया था इसमें। पर फिर भी कश्यप को ये एंडिंग उतनी पसंद नहीं आई थी किसी वजह से। Of No Smoking, the ending of it, that sequence of New Year's Eve, because एक point पे बजट खत्म हो गया, Yeah. so we did not follow the script and we created from what was available. और ऐसी एम्बिगुअस कंफ्यूजिंग एंडिंग रखा कि उसके बाद सीक्वल तो आराम से बना सकते थे ये लोग। जॉन अब्राहम ने बोला भी, फिर भी इसकी सीक्वल आज तक नहीं बनी। I think people make sequels out of hit films. Let's make a sequel out of a flop film. आज के टाइम अगर इसे वेब सीरीज बनाते तो और ज्यादा डिटेल में इसकी स्टोरी दिखा सकते थे और बहुत लोगों को ये पसंद भी आती, या शायद ये भी किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के गटर में मिलती, सीक्रेट सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये फिल्म जितनी डार्क है उससे कई ज्यादा मजेदार है। मैं इसे तो खाना खाते हुए देखता हूँ अपने फैमिली के साथ। तो ये सब छोड़ो, अब मैं चला कोई और डार्क फिल्म खोजने।